नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना से जुड़ी कौन सी खबर सही है, क्या अफवाह है। आज के हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर फहीम यूनुस जुड़ रहे हैं, जो कि प्रमुख हैं संक्रामक रोग के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका से। तो भारत की जो स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा करने के लिए हम देश विदेश के सभी टॉप एक्सपर्ट से बात करते हैं, और आज ऐसे ही एक टॉप एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर फहीम यूनुस। डॉक्टर यूनुस, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान में स्थिति हम देख रहे हैं, तो क्या कोई प्लानिंग में गलतियां हो गई हमसे? क्या हम यूके और यूएस जैसे देशों में जो हालत हुई या यूरोप में जो हालत हुई उससे कुछ सीख नहीं ले पाए? जी, बहुत सारी ट्रेजेडीज अवॉइडेबल होती हैं। ये इंडिया के लिए किसी हद तक अवॉइडेबल था, और बहुत सारे और मुल्कों के लिए इंडिया को देख के शायद सबक सीखना चाहिए, उनके लिए शायद ये अवॉइडेबल हो, क्योंकि ये यहाँ रुकेगा नहीं। इस वायरस ने कहीं रुकना नहीं है। अगर हम देख रहे होते कि ये पहले यूके में आया सर्दियों के शुरू में, फिर ये यूएस में आया यही स्ट्रेन जो B117 यूके से उठा था ये स्ट्रेन, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन। सो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ऑब्वियस था। हमें आज भी ये नजर आ रहा है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। हालांकि अब अमेरिका में नंबर नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम अब ये देख रहे हैं कि P1 स्ट्रेन जो ब्राजील का है, अगर वो आ गया तो क्या होगा। और फाइजर की कंपनी ऑलरेडी एक ऐसी वैक्सीन पे काम कर रही है जो इन वेरिएंट स्ट्रेन के लिए, तो दुनिया 6 महीने 12 महीने आगे देखती है इस तरह की पैंडेमिक में। और हमें अपनी विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करनी जब तक आखिरी ओवर की आखिरी बॉल नहीं हो जाती। बिल्कुल, प्लानिंग कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने साल भर के बारे में सोचें आप। लेकिन ये कर्व नीचे कब आएगी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अब नीचे आ जाए? ये बहुत मुश्किल है कहना। इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि देखिए इन दी एंड कंट्रोल में वायरस को नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए कंट्रोल में। हम इंसान है, वायरस की तो कोई क्वालिटी नहीं हमारे सामने। इट डिपेंड्स। अगर हम तेजी से वैक्सीनेशन करते हैं, अगर हम बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को बंद करते हैं, अगर लोग मास्क पहनते हैं, अगर अपने आप के रवैये हम अपने तब्दील करेंगे तो ये नीचे आएगा। अगर हम अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे, देखें आग अगर जंगल में लगी और आप उस पर पानी फेंकेंगे तो शायद आग जल्दी बंद हो जाएगी। अगर आप नहीं पानी फेंकेंगे तो जब वो सब दरख्तों को जला देगी तब बंद हो जाएगी। तो मेरा ये मशवरा होगा कि हम अपने आप को चेंज करें और दोबारा से कंट्रोल सीट में आए। इस वायरस से हारने की जरूरत नहीं। जो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि इसका इस वक्त बहुत प्रेशर है इंडिया पे, लेकिन प्रेशर ही में नर्व्स का पता चलता है। इस वक्त लोगों को चाहिए कि वो सारी चीजें करें जो उनको बताई जा रही हैं बार बार। अपना रवैया तब्दील करेंगे तो वायरस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, इस सब के बीच में खबर ये भी आई कि कोवैक्सीन, जो कि भारत की बनाई हुई अपनी वैक्सीन है, वो कई वेरिएंट्स पर काम कर रही है। यूके के वेरिएंट पर काम कर रही है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सब वेरिएंट पर काम कर रही है, और डबल म्यूटेंट पर भी काम कर रही है। लेकिन ये सब अभी पब्लिश नहीं हुआ, शेयर नहीं किया गया है ये डेटा किसी भी साइंटिफिक जर्नल में। आप इस सबको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर वो रिसर्च ना भी आई होती तो मैं लोगों को कहता कि कोवैक्सीन ले लो, कोविशील्ड ले लो, जो दोनों अवेलेबल हैं इंडिया में, और शायद अब स्पुतनिक आ रही होगी। लेकिन जो रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रिसर्च में मैं अपने रूल्स नहीं बना सकता। रिसर्च का तरीका ये नहीं होता कि कंपनी एक चीज रिलीज करे। कंपनियां रिलीज करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर एक पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है जिसको हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग जिनका उन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो किसी रिसर्च जर्नल में छपती है। जैसे फेज 2 ट्रायल्स छपे थे मेरा ख्याल है कोवैक्सीन के। तो जब ये फेज 3 ट्रायल्स म्यूटेंट्स की जो आप बात कर रही हैं, वेरिएंट्स की, अगर ये किसी जर्नल में छपेंगी तो फिर मैं उसकी तफसील पढ़ के उसको बाकी के जो उसी तरह की वैक्सीन्स के रिसर्च पेपर्स छपे हैं उनसे कंपेयर करके मैं फिर कुछ बता सकता हूँ आपको। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कमेंट करना एक ऐसी चीज पे जो किसी साइंटिफिक जर्नल में नहीं छपी। मैं उस पर कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, मैं अपनी माजूरी का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है एक बात जिसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता एप्पल्स टू एप्पल्स। ठीक, चलिए, इस बात को हम समझते हैं, लेकिन ये बातें जो कही जाती हैं कि डबल म्यूटेंट है, और अब तो ट्रिपल म्यूटेंट तक की बात सामने आने लगी है, ये सब क्या है? क्या है ये डबल म्यूटेंट या ये ट्रिपल म्यूटेंट? क्या वाकई में ज्यादा खतरनाक है? देखिए, मेरा ख्याल है वर्ड्स मैटर। जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें सोच के करने चाहिए। मेरी
राय में ये अच्छा लफ्ज नहीं है। हमें नहीं कहना चाहिए डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट। ये लूडो की बाजी थोड़ी हो रही है कि 1-6 आ गया, 2-6 आ गए, 3-6 आ गए, ऐसा नहीं है। ये एक डिफरेंट वेरिएंट है, उसके अंदर एक से ज्यादा म्यूटेशंस हैं और हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये B117 जो सिंगल म्यूटेशन अगर आप कह लें, हो सकता है ये उससे ज्यादा खतरनाक हो या कम खतरनाक हो। तो जब हम उसको डबल म्यूटेंट कह देते हैं तो लोगों का मेरे ख्याल में जो अंदाजा है कि ये शायद दुगना ज्यादा उससे खतरनाक है, जो कि गलत बात है, साइंटिफिकली दुरुस्त बात नहीं। मेरा मशवरा अगेन ये होगा कि हम सीक्वेंसिंग पे जोर दें, 5% सीक्वेंसिंग हो, फिर उसके एनालिसिस करें और उसके बाद लोगों को बता दें कि उसका एक नाम हो जो कि इंडिया से ये म्यूटेंट स्ट्रेन है और ये इसके इफेक्ट्स है। मेरा ख्याल है इसको हम कोशिश करें कि साइंटिफिक रहें, अदरवाइज सेंसेशनलाइज हो जाएगी ये बात और उससे लोगों में खौफ फैलेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर बेचारे पहले ही डरे हुए हैं, थके हुए हैं, वो और खौफ का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ हुआ जब लैंसेट की में छपा कि ये एयरबोर्न है और लोग डरने लग गए कि इसका मतलब क्या है, क्या अब हमारे जो मास्क हम पहनते आ रहे हैं ये कारगर नहीं है, तो इसका मतलब है क्या डॉक्टर? जी नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। सारे मास्क उसी तरह इफेक्टिव हैं जैसे पहले थे। एयरबोर्न का मतलब सिर्फ ये है कि 6 फुट दूर भी शायद कोई अगर आपसे कोविड का मरीज हो, एक ऑफिस में, एक शादी हॉल में या एक घर में, तो बेशक आप उससे दूर बैठे हैं लेकिन उसके जरासीम हवा में इतनी देर मुअल्लिक या सस्पेंडेड रहेंगे या एयर कंडीशनर से या पंखे से आपकी तरफ आएंगे कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर मत जाइए। आप जाइए, पार्क में जाइए, बीचेस पे जाइए, आउटडोर बहुत सेफ है। एयरबोर्न का सिर्फ ये मतलब है कि इनडोर्स अगर कोई कोविड का मरीज होगा तो आपको वो इन्फेक्ट कर सकता है 6 फुट से ज्यादा दूर होने के बावजूद। आपका मास्क उसी तरह इफेक्टिव है, इससे कोई एक्स्ट्रा डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ की पॉइंट ये है कि एहतियात कीजिए इनडोर्स, शादियां या ऑफिसेस या ट्रेन में या बस में आप सफर कर रहे हैं या किसी कार में 5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, ये सब एरियाज बहुत हाई रिस्क हैं। बिल्कुल, यानी कि अपने दरवाजे खिड़की खोल के रखिए, वेंटिलेशन होते रहिए, रहने दीजिए अपने वेंटिलेशन को। शुक्रिया आपका डॉक्टर यूनुस, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका के मेरीलैंड से हमारे साथ जुड़े थे, अहम बातें उन्होंने हमें बताई। लेकिन एक और अहम बात जो है वो ये कि RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट एक तो देरी से आ रही है और आ भी रही है रिपोर्ट तो कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है, लेकिन इंसान को लक्षण पूरे हैं, यहाँ तक कि CT स्कैन तक में दिख रहा है कि चेस्ट में असर पड़ रहा है। ऐसे में कई जगहों पर अस्पताल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं, गंभीर लक्षण वालों को भी दाखिला नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है लोगों के लिए। इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं लक्षणों के बावजूद। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के, साथ में डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। डॉक्टर भाटी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है कि चेस्ट पे कोविड का असर दिख रहा है, वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं, स्कैन में दिख रहा है, लेकिन आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए आपकी सलाह भी क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करें, इस बार ये बात काफी ज्यादा उठी है कि RT-PCR फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा पिछली बार भी था, हम जो 2-3 वेव्स में देख रहे हैं। इसके कुछ कारण है जो समझना जरूरी है। कई बार या तो हमने टेस्ट बहुत जल्दी कराया हो, जिस टाइम सैंपलिंग हुई हो वायरल लोड उतना ना हो कि वो टेस्ट में डिटेक्ट ही ना हुआ हो। अब आप जैसा बता रहे हैं कि CT स्कैन में आ जाता है, वो इस तरह से होता है कि पेशेंट फिर उनको लगता है कि नहीं मेरा नेगेटिव है और उनको सिम्टम्स भी होते हैं और उसके बाद वो फॉलो अप नहीं कराते। उसमें रीटेस्टिंग होनी दोबारा से जरूरी होती है और उसके बाद थोड़ा लेट आते हैं, फिर उनका CT स्कैन होता है तो उसके अंदर पाया जाता है कि उनको कोविड निमोनाइटिस है। एक बात तो ये। दूसरा, फॉल्स नेगेटिव आने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि सैंपल ठीक से ना लिया गया हो, इम्प्रॉपर सैंपल, कि जो स्वैब लेने की एक टेक्निक होती है क्वालिफाइड फ्लेबोटमिस्ट, वो पूरा डीपली नेजोफेरिंजियल सैंपल्स जैसे लेता है, वो सैंपल अगर ठीक ना लिया गया हो तो उसकी वजह से भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ मैनुअल एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है, उसमें भी कई बार इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि वो फॉल्स नेगेटिव। तो 2-3 कारण होते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है
और दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको सिम्टम है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संक्रमण नहीं है। आपको फिर रीटेस्टिंग करा के उसको फॉलोअप जरूर लेना है। आप 1 या 2 दिन के बाद आपको आफ्टर 48 आवर्स बाद उसको जरूर कराना, आपको ज्यादा डिले नहीं करना है उसको। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप अस्पतालों को इसके बारे में सोचना होगा? क्या उनको अपने रूल, कायदे, कानून बदलने होंगे कि अगर लक्षण है, स्थिति दिख रही है गंभीर है, तो उन्हें दाखिला दें? देखिए, सबसे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सिम्टम आते ही आप अपने जो भी नियर बाई डॉक्टर है उनसे बात कर लें, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। आप रिपोर्ट का वेट ना करें कि आपको इतनी गंभीरता आ जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। पहली बात ये, हाँ, गाइडलाइंस में भी अमेंडमेंट होना जरूरी है। जिस तरह से हम सुन रहे थे, शायद उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर सीटी के अंदर कोविड निमोनाइटिस आ जाता है या जो ब्लड के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कोविड की तरफ ही जा रहा है, तो फिर हमें जरूर उसको एज अ कोविड पेशेंट ही ट्रीट करना चाहिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आपके अंदर लक्षण हैं लेकिन आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए और अपने आप को कोरोना मरीज की तरह ही ट्रीट कीजिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि बच्चों को कोरोना अगर हो जाता है तो क्या करें और उन्हें बचाएं भी कैसे। हमारे खास कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर दलवई जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के। डॉक्टर दलवई, 2 सवाल हमारे पास हैं, सुन लीजिए। पहला सवाल हमें भेजा है निशित ने। मेरा नाम निशीत है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा यह सवाल है कि हर महीने तो कोरोना का नया ही स्ट्रेन आ जाता है, ऐसे तो ये वायरस म्यूटेट ही होता रहेगा, तो इसका खतरा खत्म कब होगा? थैंक यू। डॉक्टर, बहुत ही प्यारा सवाल था। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि ये एक्चुअली जैसे डॉक्टर यूनुस ने कहा, कुछ डिस्कशंस है जो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि जब अभी आप देख रहे हैं बच्चों के पास से म्यूटेशन वगैरह की बात जा रही है, तो इससे एक अनसर्टेनिटी, ये जब जैसे बच्चा बता रहा था कि कब होगा, तो ये होपलेसनेस की, एक मायूसी की सिचुएशन आती है, वो अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर यूनुस ने भी सही कहा कि ज्यादा ये साइंटिस्ट का जो काम है वो साइंटिस्ट पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर बच्चे इससे डरते हैं। और हम देख रहे हैं कि वायरस से जो इन्फेक्शन हो रहा है वो तो एक प्रॉब्लम है, मगर एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल जो बच्चों में एक इम्पैक्ट हो रहा है, उसी से भी कई बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजों में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को यही बताना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो ये क्लियर है कि साइंटिस्ट जो करे उनको छोड़ दीजिए, उनका काम वो कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो अपना काम करे। हमें एज पेरेंट्स क्या करना है, हमें बच्चों को ये बताना है कि भाई हमको मास्क पहनना है, हमको 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, हमको सैनिटेशन और क्लीननेस, क्लीन हाइजीन मेंटेन करना है। और जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो अडल्ट्स के लिए, हो सकता है कुछ समय में बच्चों के लिए भी आ जाए, तो हमें यही मैसेज बच्चों को देना है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं आलिया का। मेरा नाम आलिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन में बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो बिलो 18 के लिए मास्क पहनने और घर में रहने के अलावा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जैसे कि टॉडलर्स, उनके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? अगेन बहुत अच्छा प्यारा सवाल था। यही है कि जो केयर लेना है सभी के लिए सेम है। इनफैक्ट बच्चों के लिए हमने ये देखा है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्गर वे ऑफ डीलिंग विद कोविड, इसलिए बच्चों में ज्यादा आक्रामक बीमारी नहीं हो रही है। मगर ये जरूरी है कि बच्चों को अगर असिम्प्टोमेटिक भी इन्फेक्शन हो तो ये दूसरों को फैला सकते हैं। तो हमें यही करना है कि जो 18 के नीचे हो, बिल्कुल 3-4 साल के भी बच्चे हो, सभी को ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो हम कहते हैं SMS, जो मास्क पहनना है, सेफ डिस्टेंस बनाए रखना है और क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, ये चीजें सबको करनी है। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका डॉक्टर साहब इन सवालों के जवाब के लिए। चलिए अब देश की स्थिति की बात कर लेते हैं। देश में ऑक्सीजन जो है अलग अलग अस्पतालों से आवाजें आ रही हैं कि कम पड़ रही है, लेकिन देश में उत्पादन 8000 मैट्रिक टन का हो रहा है, यानी कि हमारे देश में ऑक्सीजन है लेकिन अस्पतालों तक पहुंच नहीं रही है। इसकी वजह आखिर क्या है? आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है और हर स्टेट को उसकी जरूरत के हिसाब से दी जा रही है। 8137 मैट्रिक टन
बनी रही है इस वक्त हमारे देश में, जिसमें से 6,822 मेट्रिक टन 20 राज्यों के बीच में बांटी गई है। इसमें टॉप 10 जरूरत और कोटे के हिसाब से हम आपको बता देते कौन है। महाराष्ट्र है, जिसको 1600 से ज्यादा मेट्रिक टन से ज्यादा दी जा रही है इस वक्त ऑक्सीजन। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश को भी दी जा रही है। लेकिन अब दिल्ली की स्थिति पे एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसको 480 मेट्रिक टन दी जाती है ऑक्सीजन। ये उसका कोटा है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में। उनका कहना है कि करीब 100 मेट्रिक टन जो है वो बंगाल और उड़ीसा से आता है, जो 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करके आएगा। टैंकर की कमी है, इसलिए पहुंच नहीं रहा है। रेलवे कहता है कि हम तैयार हैं, लेकिन राज्यों को टैंकर लेकर आना होगा। तो इतनी सारी ऑक्सीजन, लेकिन वो राज्यों के अस्पतालों तक आखिर पहुंचेगी कैसे, ये है बड़ा सवाल। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप मास्क जरूर पहने, खास तौर पर बंद कमरे में, जैसे कि हमारे डॉक्टर आपको समझा रहे थे। बंद कमरों में यानी कि ऑफिस में मास्क पहनना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।